आइए आज जो है हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का, जिसके अंतर्गत आज का मेन टॉपिक रहेगा भाषा नीति। ठीक है, भाषा नीति के अंतर्गत जो है हम ये बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में जानेंगे। ये स्पेशली जो है वन वर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और जो है 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इससे पहले जो है एक छोटी सी बात कर लेते हैं हम कि जो हमारा ये संघवाद है, जिसके अंतर्गत हम संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हैं, तो बेसिकली जो संघीय शासन व्यवस्था है वो कैसे चलती है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था संघीय शासन व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, तो ठीक है, वो विशेषताएं तो होनी जरूरी है ही है। इसके अलावा जो है वो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केवल जो है हम ये कहें कि संवैधानिक प्रावधान रख दिए गए हैं, वो विशेषताएं हैं, तो इसलिए इसका चलना जो है जरूरी है, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, बेसिक बात जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम सभी प्रकार की विविधताओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, जो हमने जो उसकी विशेषताओं के अंतर्गत जो विशेषताएं उसकी रखी गई हैं, उन विशेषताओं को सच में फॉलो किया जाता है, तभी जो है एक संघीय शासन व्यवस्था चल सकती है। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जब हमारा आज़ाद होता है 1947 में, ठीक है, उस समय बेटे हमारे देश के अंदर जो है 565 रियासतें थी टोटल। ठीक है, अगर वो 565 रियासतें जो हैं उनको ऐसे ही रखा जाता, 565 के रूप में ही रहती, तो भारत कभी भी जो है इस तरीके से एक अखंड भारत नहीं बन पाता, जैसा कि अब आप देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जो है पहला हम बताएंगे कि भाषाई राज्यों की डिमांड क्यों हुई, कि जैसे हमारा देश आज़ाद होता है, आज़ादी के तुरंत बाद 1950 से ही क्या होने लगी थी, नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जब नए राज्यों की मांग शुरू हुई तो कुछ राजनीतिक नेताओं को क्या लगता था बेटे, कुछ राष्ट्रीय नेताओं को, बड़े नेताओं को, स्पेशली जो है नेहरू और बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे अलग अलग जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे हमारे, उन सबको क्या लगता था, उन सब के बीच में इस बात को लेकर के मतभेद था कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा जो है भाषाई विभिन्नता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो बेटा वहां पर मांग को लेकर के दो वो थे, राय थी। एक तो क्या कह रहे थे, एक तरफ तो राष्ट्रीय नेता जो थे, एक तरफ वाले तो ये कह रहे थे कि ये देश के लिए क्या हो सकता है, ये खतरा हो सकता है कि अगर जो है हम ऐसे भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने लग गए तो। ठीक है, दूसरी तरफ जो नेता थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर जो है हम इस तरीके का जो है ये व्यवहार रखते हैं कि देश में जो है इतनी सारी भाषाएं हैं, अगर उसके आधार पर राज्यों का गठन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, लास्ट एंड फाइनल जो है देश इससे ज्यादा मजबूत और एकीकृत हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा विभिन्नता थी कि उसको जो है किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते थे, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है 1952 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है 1950 से मैंने आपको बता ही दिया कि शुरुआत हो चुकी थी, तब से जो है नए राज्यों की डिमांड करने लगे थे। तो उस डिमांड के बाद जो है धरने प्रदर्शन किए गए, और सबसे पहले 1952 में जो है भारत की भाषा के आधार पर क्या किया गया, भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य गठित किया गया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 1952 में जो है पहला राज्य जो बना वो भाषा के आधार पर बना था, और जो जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद ही तुरंत क्या किया गया कि और भी बहुत सारे जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का डिमांड कर रहे थे। तो इस डिमांड को सही तरीके से ठीक करने के लिए क्या किया गया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई, 1953 में। ओके, 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना काम शुरू किया जो है, और उसके बाद इसने जो है सारी चारों तरफ जो है देश के अंदर इस बात के ऊपर अच्छे से सुपरविजन किया कि भाषाएं जो है उसके आधार पर राज्यों का गठन जो है कम से कम कितने राज्यों का गठन किया जा सकता है। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 में जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया फाइनली। ठीक है, इस तरीके से जो है जो हमारा देश जो था उसमें जो बहुत अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, उन सबको सेटिस्फाइड करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, 1952 में ये शुरू हुआ बेटा, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में, फिर 1960 में जैसे महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य बने। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम आगे बात करें तो आप सब बच्चों को पता ही है 1966 में क्या बना था। 1966 में आप बताएंगे कि कौन से 3 राज्यों का गठन किया गया था, कमेंट बॉक्स में डालेंगे ये आंसर मेरे लिए। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये आंसर डालेंगे कि 1966 को जो है कौन से 3 राज्यों का गठन किया गया था। ओके,
अब इसके बाद जो है आगे देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो और भी बहुत सारे जो है 1972 में जो है मेघालय राज्य नया बनाया गया था। 1963 बीच में रह गया, और 1963 में बेटा नागालैंड को एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है 1987 में नया राज्य बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है उसके बाद तो जो है लास्ट 2014 जो गया है उसमें जो है तेलंगाना को लास्ट में जो है 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। और बीच में 2000 के अंदर भी 2000 के अंदर भी बेटा 3 राज्य बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल या उत्तराखंड, जिसको हम वर्तमान समय में जिसका नाम जानते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके से जो है समय समय पर फिर जो है और अलग अलग राज्यों का जो है बनाया गया। ठीक है, ताकि जो है ये इस तरीके का भाषा को लेकर के डिस्प्यूट हमारे कंट्री के अंदर जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके, इवन देन उसको मैं कहूँगी खत्म किया जा सके। ठीक है, और उसके लिए और भी कारगर कदम उठाए गए, भाषा नीति अपनाई गई। यहाँ पर स्पेशली हमारी जो 8वीं अनुसूची है, टोटल हमारे यहाँ बेटा 12 अनुसूची है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन 12 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 जो अनुसूची है उनमें से 8th जो शेड्यूल है हमारा, जो 8वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत हमने भाषा नीति को रखा है। ठीक है, हमने अपनी यहाँ की भाषा नीति को बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान दिया है, ये सभी पॉइंट्स मैंने जो है निकाल लिए हैं। तो देखो, सबसे पहला तो कोई भी हमारे यहाँ पर कोई भी भाषा जो है, किसी भी भाषा को हमने राजभाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी। ठीक है, किसी को भी हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा? क्योंकि बेटा कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है हमारे इंडिया के अंदर जो 50% से ज्यादा लोग बोलते हों। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को जो 50% से ज्यादा इंडिया में बोली जाती हो, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई जिसके अंदर दफ्तरों के अंदर जो है कामकाज की भाषा के रूप में इसको अपनाया जा सकता है। उसके अलावा जो है भारत में जो है समय समय पर बढ़ा करके अभी वर्तमान समय में 21 ऐसी लैंग्वेज है हमारे यहाँ पर जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी उम्मीदवार जो किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम देना चाहता है, कोई भी एंट्रेंस करना चाहता है, कोई जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो वो इन 21 लैंग्वेज में जो है किसी में भी कर सकता है। अपना कोई भी नौकरी से संबंधित एग्जाम वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। इसके लिए उसको पहले से क्या करना पड़ेगा, पहले से अपनी चॉइस जो है वहां पर फिलअप करनी पड़ेगी। एग्जाम के जो है पहले से बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस भाषा में पेपर देने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है राज्यों का काम उनकी राजभाषा में भी करने की छूट दी गई। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जो हमारा जो भारत है उसमें सारे भारत में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। लेकिन हिंदी फिर भी कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये जरूरी रखा गया कि बहुत सारी भाषाएं भिन्नता है, तो राज्यों को भी जो है, अगर राज्यों में प्रशासनिक कार्य जो है, सरकारी कार्य है या और भी दफ्तरों का कार्य है, कोई भी लेन देन है, व्यापार है, अगर उनको जो है वहां पर उनकी भाषा में छूट काम करने की दी जाएगी तो वो ज्यादा जो है सरलता पूर्वक काम कर पाएंगे और सभी जो है काम सुचारू रूप से संभव हो पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो सभी राज्यों को ये छूट दी गई है बेटा कि वो अपने काम को क्या कर सकते हैं, अपनी वहां की भाषा में कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, वो भाषाएं जिनको अनुसूचित भाषा के अंतर्गत दर्जा दिया गया है 21, जिस समझ गए 21 भाषाएं हैं वो। टोटल वैसे 22 हैं, हिंदी समेत 22 हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 1965 का क्या यहाँ पर मैंने लिखा 1965। देखो शुरू में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर जो है हिंदी के साथ साथ और अंग्रेजी भाषा का भी काफी चलन हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफी लंबे समय तक राज करके गए हैं ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो इंग्लिश थी वो काफी भारतीयों को सिखा दी थी। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसलिए बेटा इंग्लिश तो जो है क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर जो है हिंदी भाषा के को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां पर हिंदी को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन वहां के लोग अंग्रेजी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है उनको भी काम में जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि भाई तब तक जो है ये रखा गया कि 1965 तक जो है ये रखा गया था कि तब तक जो है जो भी काम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी जो है दोनों ही भाषाओं में होना जो है वो कर दिया गया था कि कर सकते हैं। इस तरीके से रूल बना दिया गया था कि कोई भी राज्य जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपना काम कर सकते हैं। ठीक है,
तमिलनाडु जो राज्य था, उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी भाषा को जो है रखना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब तो क्या है कि बहुत सारा भारत ऐसा है कि जो गैर हिंदी भाषी है, ठीक है, तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी को जो है कंपलसरी नहीं रखोगे तो ऐसी में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो हमारा दक्षिण भारत के राज्य थे, स्पेशली जिसमें हम जो है बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पर तो लोगों ने जो है इस बात को बहुत ही ज़्यादा जो है विरोध के रूप में लिया था कि अगर अंग्रेजी को नहीं रखा गया तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के बाद में जो है अंग्रेजी को भी राष्ट्र जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई थी। और बाद में बेटा क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इसमें इतनी जो है कंफर्टेबल होने लगा काम के जो है इसके लिए सरकार ने क्या बनाया, इसके लिए सरकार ने फिर लचीला रुख अपनाया। लचीला रुख मतलब क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल जो है इन्होंने पॉलिसी अपनाई गवर्नमेंट ने कि भाई हम जो है जिसका मन करे वो अंग्रेजी में काम करे, जिसका मन करे हिंदी में काम करे, प्लस में जो है एक जो स्थानीय भाषा जो राजभाषा है उसमें भी काम कर सकते हैं जो अनुसूचित भाषा के दर्जे के अंतर्गत आती है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो है इस तरीके की नीति अपनाई गई। इनमें खास बात क्या है बेटा, मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखी है। इम्पोर्टेंट मतलब खास बात का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो काम का मुख्य माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा। अगर मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कुछ भी ऐसा काम है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई फाइल का काम है, कुछ भी ऐसा काम है जो केंद्र और राज्यों के बीच का काम है या राज्य और राज्यों के बीच का काम है, तो उसके लिए स्पेशली जो है इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो हमारी भाषा नीति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि हमारी भाषा नीति को बनाने से बेटे हमारे देश की एकता और अखंडता को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इससे फायदा ही हुआ है। हम जो है श्रीलंका जैसी बुरी हालत में जाने से बच गए और हमारे देश के अंदर जो है इतनी सारी भाषाई विभिन्नता होने के पश्चात भी हम यहाँ पर आराम से जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चला पा रहे हैं। सभी लोग हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं। एक बार अब मैं आपको थोड़ा सा बुक दिखाती हूँ, बुक में से जो है आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। देखो, ये देखो बेटा बुक है, इसमें जो है पेज नंबर 22 है, भारत की अनुसूचित भाषाएं। ठीक है, टोटल जो है ये जब आप पढ़ोगे ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, जिसमें से मैंने छाट के रखी है हिंदी। ठीक है, देखो हिंदी जो है 40.2% लोग जो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। ओके, उसके बाद संस्कृत है बेटा एक भाषा, संस्कृत भाषा जो है वो सबसे कम बोली जाती है 0.01%। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए आपके एक जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये नीचे लिखा हुआ है, इसमें आया हुआ है ये 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को लिखा गया है। ठीक है, तो ये कई बार क्या है क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि भाषा संबंधी प्रावधान कौन सी अनुसूचित के अंतर्गत किया गया है। तो बच्चे जो है इन चीजों को ध्यान से पढ़ते नहीं है, उनको लगता है ये तो एम फालतू लिखी हुई है। ठीक है, और बाद में कहते हैं कि मैडम पता नहीं क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया हुआ था, कहाँ से आ गया था। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है बेटा, वो बुक के अंदर ही होती है, बस आपको देखने की जरूरत होती है। तो ये जो भी कुछ एक्स्ट्रा लिखा रहता है पेपर में उसको भी एक बार आप ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, ये हो गया 8वीं अनुसूची की भाषा संबंधी नीति कहाँ पर लिखी गई है, 8वीं अनुसूची में लिखी गई है। उसके बाद आप ये जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसने अपना काम कब शुरू किया था बेटा, 1 नवंबर 1956 को जो है ये लागू किया गया था। ये आपके 9th के पेपर में भी आ जाता है, 8th के पेपर में भी आ जाता है, 11th के पेपर में भी आ जाता है, 12th के पेपर में भी आ जाता है, और आपकी 10th की बुक में है तो आपके 10th के पेपर में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है आज बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से भारत की भाषाई नीति जो है उसको समझ लिया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केंद्र और राज्य संबंध, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।